पढ़ा, सीपीसी में हमने देखा कि भाई किस प्रकार से डिक्री, भाई जजमेंट हुआ और जजमेंट के बाद में डिक्री। ठीक है। देखो, जजमेंट जो होता है उसमें ये बताया जाता है कि इश्यूज किसके पक्ष में डिसाइड हुए, है ना, और क्या ऑर्डर किया गया। लेकिन डिक्री में बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति कौन सा खर्चा देगा, कितना ब्याज होगा, इन सब की कैलकुलेशन होकर के कहाँ लगती है, डिक्री। जैसे निर्णय में कोर्ट कहता है कि भाई इसने 10,000 रुपए उधार लिए हैं और ये 10,000 रुपए और ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार है। कितना ब्याज? 10,000 रुपए और ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार है, ये निर्णय हो गया। ब्याज कितना, ये डिक्री में लिखा जाता है। आगे बात समझ, 34 में दे रखा है जजमेंट होने से पैसे पेमेंट करने तक का कितना, 6% ब्याज, और उससे पहले जो उन्होंने पक्षकारों ने तय किया था युक्ति युक्त ब्याज। आगे बात समझ में, कोर्ट दिलाता है, फिर उसकी कैलकुलेशन होकर के वो डिक्री में लिखा जाता है कि 10,000 रुपए इतना ब्याज। तो डिक्री क्या है, डिक्री क्या है? तो डिक्री इज फॉर्मल, क्या, डिक्लेरेशन, है ना, औपचारिक, क्या है, अभिव्यक्ति है किसकी, न्यायिक निर्णय की। औपचारिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुले न्यायालय, है ना, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ एडजुडिकेशन, है ना, यानी खुले न्यायालय में क्या होती है, न्याय निर्णय की अभिव्यक्ति। ठीक। अब इसमें क्या होता है, डिक्री में पक्षकारों के जो वाद था उसके पक्षकार सभी या किन्हीं, भाई हर पक्षकार को राइट मिले जरूरी नहीं, हर पक्षकार के अगेंस्ट डिसीजन हो ये जरूरी नहीं। तो वाद के पक्षकारों यानी सभी या किन्हीं पक्षकारों के अधिकार और दायित्व, है ना, जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्राध्याख्यान किया गया कि अस्तित्व अनस्तित्व, आगे बात समझ, या उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में हो। ठीक है। तो डिक्री में क्या आते हैं, मोटा मोटा पक्षकारों के राइट और ड्यूटीज लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी डिक्री है किसकी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोर्ट ये कह रहा है कि ये व्यक्ति 2 माह में सामने वाले को बकाया 50 लाख रुपए देगा। कितने दिन में? 2 माह में। और 2 माह बाद में ये सेल एग्रीमेंट को क्या करे, सेल को, सॉरी, सेल डीड को एग्जीक्यूट करे। आगे, तो यहां इसकी ड्यूटी क्या कर दी कि 2 माह में 50 लाख रुपए देना। इसकी ड्यूटी क्या कर दी कि अगर ये 50 लाख रुपए दे दे तो इसका अधिकार क्या कर दिया कि ये इससे 50 लाख रुपए प्राप्त करने का हकदार हो गया। इसका राइट क्या हो गया कि 50 लाख देने के बाद ये मकान प्राप्त करने का क्या हो गया, हकदार। आगे बात समझ, इसको डिक्री बोलते, है ना। अब एक बात बताओ, आपने एलएलबी की है, एलएलबी के बाद में आपको डिग्री मिली है या डिक्री मिली है? एलएलबी के बाद में डिग्री, और उस डिग्री का आप क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूशन करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे? भाई ये प्रोसेस क्या है, जो आपके पास में डिग्री घर पे रखी है उसका एग्जीक्यूशन की प्रोसेस है ये। भाई उससे आपको कुछ मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, तब तो वो डिग्री का एग्जीक्यूशन हो गया। नहीं तो घने एलएलबी किए हुए होते। नहीं, मेरी चोमू पोस्टिंग थी तो चोमू में एक कार वाला जा रहा था,
कौन सा? टैक्सी वाला। तो चोमू थाने की एक वो है, टोल से पहले, क्या बोलते हैं इसको, वो चौकी। तो मैंने वहां रोका मेरी कार को, मैंने उसको बोला, जो कांस्टेबल था, मैं यार पीछे से एक टैक्सी कार आई है, वो एडवोकेट का सिंबल लगा रखा है आगे पीछे, और टैक्सी चला रहा है। भाई प्राइवेट कार में आप लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेशनल में लगा रहे हो, टैक्सी में लगा रहे हो, तो ये एडवोकेट के प्रोफेशन की एक तरीके से माना नहीं कर, आई बात। या लोग तो ट्रकों पे लगा देते, देखना आप, ट्रकों के आगे लगा देते, एडवोकेट साहब ट्रक चला रहे, वकील साहब। नहीं, फिर मैंने उसको बुलाया, वकील साहब मैंने एलएलबी कर रखी है, देखो मेरा कार्ड रहा। अरे तो मैं कहा महाराज ये कार्ड है तो टैक्सी पे लगाने के लिए नहीं, आपकी प्राइवेट कार पे लगा हुआ। तो मैं कहा इसको हटा और फिर बगा चल। आई बात समझ? तो डिग्री होना और डिग्री के एग्जीक्यूशन में अंतर है। आप ट्रक ने चिपका दिया, आप तो करो एग्जीक्यूशन कि साहब टोल में वो क्या बताएगा, वकील दिखाएगा कि साहब वकील साहब ट्रक चला रहे हैं। तो वो भी एक क्या है, डिग्री है, और उसका एग्जीक्यूशन कब होगा? भाई आप क्या कर रहे हो, उसके एग्जीक्यूशन की प्रोसेस ही कर रहे हो ना, कि कल को आपका सिलेक्शन हो गया तब तो ये मान लिया जाएगा कि डिग्री एग्जीक्यूट हो गई। नहीं, या अपने प्रोफेशन में आप सफल हो गए तो ये मान लिया जाएगा कि डिग्री एग्जीक्यूट हो गई। अदरवाइज तो वकील बहुत सारे हैं। नहीं क्या, जिनके घर पे डिग्री रखी है बस। इसी प्रकार कोर्ट ने भी डिग्री दे दी आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूशन हो जाए। अब आपको अपने, अब तक तो किस चीज को डिसाइड करवा रहे थे, अधिकार और दायित्व। अब आपको उस अधिकार और दायित्व को प्राप्त करना है। उस अधिकार और दायित्व को क्या करना है? प्राप्त करना है। इसी को डिग्री का एग्जीक्यूशन कहते हैं। अगर डिग्री 12 साल तक आपके घर पे, लिमिटेशन 12 साल, डिग्री के एग्जीक्यूशन की लिमिटेशन कितनी है? 12 साल तक अगर रखी है तब तो, और उसके बाद में फिर वो कोई काम की, समझ गए? तो इसलिए डिग्री का एग्जीक्यूशन, राइट और ड्यूटी। तो जब आप अपने अधिकार और दायित्व के लिए सजग हो गए, तो ये नहीं है कि आपने, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया डिग्री हो गई और वो कहा फ्री। नहीं, हमारे गांव के पास में, खेत के पास में एक घर था, तो वो लड़का, उस गांव में थोड़े से जो डाणी थी, डाणी में कम पढ़े लिखे लोग थे। अब जो भी पढ़ते थे वो बालक मेहनत करते थे, वो फौज में चले जाते थे। तो करीब करीब जिसने 10वीं पास कर रखी थी, वो कोई फौज में कोई पुलिस में लग गए। फिर दो चार पांच ने की थी, दो चार पांच फौज और पुलिस में लग गए। तो वो लड़के ने भी 10वीं पास कर ली। तो मैं उसके घर पे गया तो वो लेट रहा था। मैं भाई कैसे लेट रहा है? वो कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब इसने 10वीं पास कर ली, अब सरकार वाले आएंगे और इसको ले जाएंगे, नौकरी लगा देंगे। नहीं, मगर उसके लिए भी सुबह सुबह जो 4 बजे उठ करके भाग रहे थे। फिर फौज की नौकरी में भी आपको सिलेक्शन कराना होता है, तो लाखों में एक हीरा बनता है। कंपटीशन हर जगह, जितनी छोटी जो नौकरी पे आप फोकस करोगे उतना ही ज्यादा कंपटीशन। अभी वो निकली है किसकी, हाई कोर्ट में पियोन के भर्ती, 10 लाख फॉर्म आए। हाई कोर्ट खुद कंफ्यूज हो रहा होगा कि यार सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा क्राइटेरिया अपनाए कि जिससे सिलेक्शन हो जाए। नहीं, और ज्यादा पढ़ो लिखो की भर्ती कर दे तो फिर वो पियोन का काम नहीं करेंगे, वो भी बड़ी दिक्कत है। और कम पढ़े लिखों का वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए कंपटीशन, तो आपको राइट और ड्यूटी मिली है, तो उसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले।
अब देखो, आपके पास में एक सर्टिफिकेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिक्री बोलते हैं, जिसमें आपके राइट और ड्यूटी लिखे हुए होते हैं। और अब आप इसका क्या कराना चाहते हो, एग्जीक्यूशन कराना चाहते हो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन वही कि भाई कौन सा कोर्ट एग्जीक्यूशन करेगा। तो पहला क्वेश्चन कौन सा, कि भाई मेरे पास डिग्री आ गई, अब आपको बताओ कि कौन सा कोर्ट करेगा। देखो मैं आपको समझाऊं, वो क्वेश्चन इसलिए आया कि जैसे मान लीजिए कि एक महिला है, महिला जयपुर की है, उसका पति इंदौर का है। पति के खिलाफ उसने फैमिली कोर्ट में बात की और मेंटेनेंस की डिग्री पारित की। अब उस मेंटेनेंस की डिग्री का पारित किसने की है, कौन से कोर्ट ने पारित की है। अब आप इसको कहते हो साहब एग्जीक्यूशन कराओ, तो जज साहब कहेंगे यार मैं थोड़ी जाऊंगा वहां पे, आदमी तो कहाँ रहता है, इंदौर रहता है। भाई मैंने तो आपके राइट ड्यूटी तय कर दी है, अब आप एग्जीक्यूशन इंदौर, है ना। तो इसलिए आप उससे नहीं कहोगे, बल्कि जिस जयपुर वाले कोर्ट से क्या कहोगे कि साहब यहाँ तो होगा नहीं, वो आदमी कहाँ रहता है, इंदौर रहता है, इसलिए मामले को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि यहाँ तो उसका कुछ नहीं है, न तो प्रॉपर्टी है न वो यहाँ रहता है। जयपुर में तो मैं रहती हूँ और मैं फिलहाल भूखी हूँ, मेरे पास ही कुछ नहीं है, मैं खुद मांग रही हूँ, तो इसलिए इस मामले को इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, वहां से एग्जीक्यूशन करवा दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में अराइज हुआ, वो ये अराइज हुआ कि डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए मैं कौन से कोर्ट में जाऊं, है ना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको सेक्शन 38 देता है। कौन सा देता है, 38 बताता है कि डिग्री का एग्जीक्यूशन कौन सा कोर्ट करेगा। ठीक, तो ये कहता है कि दो कोर्ट कर सकते। पहला कोर्ट जिसने डिग्री पारित की, या दूसरा जिसे डिग्री अंत में करती है। ठीक, अब अराइज हुआ पहला क्वेश्चन आपका कि भाई ये डिग्री पारित करने वाला कोर्ट कौन सा है, हम तो सुप्रीम कोर्ट से पारित करवा के लाए। भाई हमारा मामला कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है फाइनली, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं क्या एग्जीक्यूशन के लिए। तो इन्होंने कहा नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है सेक्शन 37 कि मामला चाहे सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो, हाई कोर्ट से, जिसने सबसे पहले डिग्री पारित की थी उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री पारित करने वाला न्यायालय। अब देखो आपका मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कोटपुतली और जयपुर अलग हो गया, दो अलग जिले बन गए। जयपुर में एक जगह थी विराटनगर, विराटनगर में मजिस्ट्रेट का कोर्ट था। अब क्या हुआ कि एक कोर्ट और खोल दिया पावटा में नया, और उसको भी जुडिक्शन दे दी। तो पहले जो ये पावटा वाले मामले थे इसकी डिग्री कौन दे रहा था, विराटनगर वाला। और आज कौन सा देगा, ठीक? अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई साहब जब वापस आए तो क्या दो कोर्ट हो गए, कौन से में जाए, पावटा वाले में या बैराट वाले में। तो इन्होंने कहा कोई से में भी चले, किसमें भी जा सकते हो, और अगर आज उस जगह का जुडिक्शन पावटा वाला यूज कर रहा है तो इसमें भी आवेदन कर सकते। जिसने प्रथम बार डिग्री पारित की है वो
डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, और दूसरा अगर उसकी जगह दूसरा कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया और उसके पास उस मामले के जुडिक्शन का अधिकार है, तब आप दोनों में किसी के भी यहाँ पेश कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि कौन सा, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय। इसको कहां बताया, 37। दूसरा, हाई कोर्ट अगर डिग्री पारित करता है तो? हाँ बेटा, हाई कोर्ट अगर पारित करता है तो? तो भी वही है जो प्रथम बार का न्यायालय होगा। प्रारंभिक जुडिक्शन का है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक है ना। फिर आता है हम बात डिक्री के अंतरण की। तो कौन सा कोर्ट अंतरण होगा, इसका जवाब कौन देगा आपको, सेक्शन 39। 39 को दो पार्टों में बांटा, एक तो आवेदक की मर्जी और एक कोर्ट की मर्जी। अगर जो डिक्रीदार है वो कोर्ट से क्या करता है, आवेदन करता है कि साहब मेरा मामला अंतरित कर दिया जाए, कहां कर दिया जाए, कि साहब वहां कर दिया जाए जहां प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है, विलाप के लिए काम करता है। जब यहां है ही नहीं तो। दूसरा, कि प्रतिवादी की संपत्ति ऐसे न्यायालय की जुडिक्शन में स्थित। तीसरा, डिक्री में डायरेक्शन हो कि प्रतिवादी की उसी स्थान पर स्थित संपत्ति को अटैच और विक्रय कर दिया जाए, ठीक है। चौथा, अन्य कोई कारण हो तो उससे एप्लीकेशन लगा सकते। इन चार कारणों पर आवेदक डिक्रीदार क्या कर सकता है, आवेदन करता है। कोर्ट अगर संतुष्ट हो जाता है तो डिक्री क्या कर देता है। और अगर कोर्ट खुद करना चाहता है, डिक्री पारित करने वाला, वो फिर किसी को भी कर सकता है, लेकिन सक्षम न्यायालय। सक्षम न्यायालय का मतलब कि अगर आज वो कोर्ट में मामला जाए तो वो उसकी ट्रायल करने में सक्षम। जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट ने पास किया है, डीजे ने पास किया है, तो राजस्थान में जितने भी जाएंगे डीजे और एडीजे कोर्ट में मामला ट्रांसफर होगा। ये नहीं है कि सीनियर सिविल जज या जूनियर सिविल जज को भेज दिया जाए, सैम लेवल के को, यानी उस मामले को जिसमें डिक्री पारित की गई है वो उसके ट्रायल करके और जजमेंट देने के योग्य है, उसी को दिया। आगे बात समझ। तो आवेदन, डिक्रीदार आवेदन कर रहा है तो कितने आधार, चार आधार, और खुद कर रहा है तो कोई आधार नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर है कि लगता है कि वो कर देगा कर देगा। अब एक बात बताओ, इसने आवेदन किया, आवेदन डिसाइड होने में टाइम लगता है कि नहीं लगता। तो कहता है कि साहब आप तो तारीख पे तारीख दे रहे हो, उधर वो सामने वाला है ना, वो प्रॉपर्टी को बेच बाच के भाग जाएगा। तो या तो आप अंतरण करो, नहीं अंतरण कर रहे तो इससे पहले का कोर्ट का फार्मूला है जिसको बोलते हैं हम आज्ञा पत्र, सेक्शन 46। सेक्शन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स, यानी आज्ञा पत्र। ये मामला अंतरण करने की पहले की पोजीशन, ठीक। कोर्ट पहले डिसाइड करेगा भेजू कि नहीं भेजू, और वो कह रहा है साहब भेजो। तो कोर्ट क्या करता है कि जिस कोर्ट में वो भिजवाना चाहता है उस कोर्ट को एक आज्ञा पत्र जारी करता है कि भाई जो मैं लेटर लिख रहा हूं उसमें मैंने निर्णीत ऋणी की संपत्ति का वर्णन किया है। किसकी, जजमेंट डिबेटर की प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन किया है। उस प्रॉपर्टी को आप अटैच करें। तो जिस कोर्ट को आज्ञा पत्र मिला है वो उसे अटैच करेगा। अटैचमेंट के बाद में अगर ये उसे मामला ट्रांसफर कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज 2 माह में कितने, अटैचमेंट क्या हो जाएगा,
रिमूव हो जाएगा। आगे बात समझ लो, अटैचमेंट क्या हो जाएगा। तो ये आज्ञा पत्र किसकी प्रोसेस है, ये 39 का जो आवेदन है ना, इसके बीच की प्रोसेस कि साहब आप भेजो, वो बाद की बात है, उससे पहले आप क्या करो। आगे बात समझ। तो ट्रांसफर कर देता है तो सर। ट्रांसफर कर देता है तो फिर वो डिग्री अटैचमेंट हो जाएगा और वो फिर अपना एग्जीक्यूशन करा देगा। नहीं करता है तो रिमूव हो जाएगा। 2 माह तक आज्ञा पत्र में प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। समझ गए सर हाई कोर्ट अगर डिग्री जारी करता है हाई कोर्ट, क्या। तो वही एग्जीक्यूशन भी वही करेगा फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बेटा प्रारंभिक जुडिक्शन हाई कोर्ट को कहा है। प्रारंभिक नहीं है, बाद में जाकर वो सीवी बेटा आगे जाकर के अपील अपील में होकर कर रहा है आगे। तो प्रारंभिक जुडिक्शन वो है जो प्रथम बार में जारी किया है। प्राइमरी, 13 में। हाँ प्राइमरी जुडिक्शन तो किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की होता है ना। हाई कोर्ट या तो अपील में या रिवीजन में। आगे बात समझ। हाँ, अपील डिवीजन में कोई डिग्री पारित कर देता है तो फिर वो तो प्रारंभिक फिर उसका वाला हो जाएगा। एग्जीक्यूशन। बिल्कुल। आगे बात समझ। तो ये पहला क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा। कौन से पहले क्वेश्चन का, कि भाई मैं कौन से कोर्ट में जाऊं। ठीक, कौन से कोर्ट में जाना है। 38 बता रहा है डिग्री पारित करने वाले न्यायालय में या जिसे अंतरित किया गया। डिग्री पारित करने वाला कौन सा होगा, 37, जिसने प्रथम बार डिग्री पारित की। और अगर वो एक से अधिक हो गए तो दोनों में किसी में भी कर सकते। 39 में 2 पार्टों में बांटा है। अगर आवेदक डिक्रीदार अगर अंतरण करा चाहता है तो आवेदन करेगा, उसके 4 ग्राउंड। पहला ग्राउंड कि प्रतिवादी वहां रहता है, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी वहां है, तीसरा डिक्री में ही स्पेसिफाइड किया है कि उस स्थान की प्रॉपर्टी को क्या करना है, अटैच और विक्रय करना है, अन्य कोई आधार हो सकता है। और यहां पर वो किसी को भी कर सकता है। इसके बीच की प्रोसेस कहां दे रखी है, अंतरण करने से पहले की, किसको आज्ञा पत्र। पहले क्वेश्चन का उत्तर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या लेके जाओ। अगला क्वेश्चन क्या लेकर के जाओ। नहीं तो ऑर्डर 21 रूल 10 11 इसका उत्तर दे कि अगर धन के समुदाय की डिक्री है तो आप मौखिक या लिखित आवेदन कर सकते हैं। आगे बात समझ। और बाकी मामलों में लिखित आवेदन किया जाएगा कोर्ट। क्या किया जाएगा, लिखित आवेदन किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कौन से कोर्ट में जाए, दूसरा क्वेश्चन क्या लेके जाए। अगर किसके संबंध में है, धन के में, तो मौखिक भी हो सकती है, मैंडेटरी नहीं है। डिग्री दियो के साथ दिलवा दो, भाई साहब यही है। अदरवाइज आवेदन कैसे होगा, लिखित। और उस आवेदन में पूरी डिटेल दी जाती है, कौन पक्षकार है, किसके विरुद्ध है, सारी बातें लिखी जाती है एग्जीक्यूशन। ठीक। अब अगला क्वेश्चन कि ये आवेदन कौन करेगा और किसके खिलाफ करेगा। पहला तो हो गया हमारा क्वेश्चन का कि एग्जीक्यूशन के लिए कहां जाए, तो क्या साहब कोर्ट में जाओ। दूसरा क्वेश्चन, फिर हमने कोर्ट डिसाइड कर लिया। दूसरा क्वेश्चन कि क्या लेकर के जाएं, तो क्या साहब आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन धन के डिक्री का है तो मौखिक भी हो सकता है, बाकी सारे मामलों में लिखित में होगा और सारी डिटेल डाली जाती है। अब फिर क्वेश्चन कि भाई ये आवेदन कौन तो कर सकता है
और किसके खिलाफ किया जा सकता है। तो देखो, आवेदन या तो कौन करेगा, डिक्रीदार करेगा। आगे बात समझ। अगर डिक्रीदार सल्ट लिया तो भाई विधिक प्रतिनिधि करेगा, या अगर डिक्री किसी को ट्रांसफर कर दी गई तो जिस व्यक्ति को अंतरित की गई है उस अंतरित। आगे बात समझ। डिक्री जिस व्यक्ति को अंतरित की गई है उसके अंतरित को। ऑर्डर 21 रूल 16 कहां दे रखा है, ऑर्डर 21 रूल 16। और तीसरा, जहां एक से अधिक डिक्रीदार है, संयुक्त डिक्रीदार है, उनमें से कोई भी। तो संयुक्त डिक्रीदार में कोई भी, ऑर्डर 21 रूल 15। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। कौन सा, क्या आवेदन कौन कर सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया कि किसके खिलाफ कर सकते हो। तो इसके लिए जजमेंट डिबेटर यानी निर्णित ऋणी के विरुद्ध होगा। किसके विरुद्ध होगी। उसके बाद नेक्स्ट, निर्णित ऋणी मर गया तो विधिक प्रतिनिधि। लेकिन सेक्शन 50 में क्या दे रखा है, विधिक प्रतिनिधि की लायबिलिटी क्या है, केवल उसके हाथ में जितनी प्रॉपर्टी आई है उतनी, व्यक्तिगत उसकी लायबिलिटी नहीं है। ये कहां दे रखा है, सेक्शन 50। और सेक्शन 51 कह रहा है अगर जो प्रॉपर्टी आ रही है और उसका हिसाब नहीं दे पाया कि कहां उड़ा दिया, तो फिर उसकी व्यक्तिगत लायबिलिटी हो। अगर प्रॉपर्टी का हिसाब नहीं दे पाया तो आगे बात समझ। तो पहला क्वेश्चन, कोर्ट कहां। दूसरा क्वेश्चन, क्या लेके जाए। तीसरा क्वेश्चन, आवेदन कौन कर सकता है और किसके खिलाफ किया जा सकता है। समझिए। अब तीसरी बात यह है कि ये जो हम आवेदन कर रहे हैं ये सीधा करेंगे या कोई नोटिस भी देंगे। ये बहुत पूछा जाता है, मेंस में बहुत पूछा जाता है कि वह कौन सी परिस्थितियां है जिनमें डिक्री के निष्पादन के लिए क्या किया गया है, नोटिस दिया जाता है। यानी आवेदन करने से पहले नोटिस दिया जाता है। तो इसका जवाब देता है ऑर्डर 21 रूल 22। इसका जवाब कौन देगा, ऑर्डर 21 रूल 22। कि भाई आप अगर डिक्री पारित होने के 2 साल बाद में क्या कर रहे हो, आवेदन कर रहे हो, तो सामने वाले को नोटिस। ठीक। दूसरा कि आप विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध अगर कार्रवाई डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन कर रहे हो तो नोटिस दो। तीसरा, अगर आपने 2 साल पहले में क्या किया है, आवेदन दिया है और पहले एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, तो फिर आप नोटिस दोगे तब एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन। ऑर्डर 22 21 रूल 22। आ रही बात समझ। देखो, आपको एग्जीक्यूशन पढ़ना है, अगर आप किताब को पढ़ोगे तो पढ़ते रहना,
एग्जीक्यूशन पूरी जिंदगी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप कैसे पढ़ोगे? अपने आप से क्वेश्चन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, आपके क्वेश्चन उत्तर भी तैयार हो गए और डिग्री का एग्जीक्यूशन भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को समस्या में डालोगे तब समस्या से बाहर निकलोगे, अदरवाइज पढ़ते रहो। जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक सॉल्यूशन भी नहीं होगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया आपका, कौन सा कोट? दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि जब अंतरण करवा रहे हैं आज्ञा पत्र वगैरह, ये समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन मौखिक या लिखित, फिर डिक्री विधिक प्रतिनिधि संयुक्त दायित्व, फिर नोटिस कब दिया जाएगा, कौन करेगा, किसके खिलाफ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने कर दिया क्या? आवेदन। हमने क्या कर दिया? आवेदन प्राप्त। आवेदन प्राप्त होने के बाद कोर्ट क्या करेगा? जिसे डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए हमने दिया है, अब उस कोर्ट के एग्जीक्यूशन के लिए क्या करेगा, क्या कदम उठा करके हमारी डिक्री का एग्जीक्यूशन करेगा। आगे बात समझ। आवेदन प्राप्त होने पर कोर्ट की प्रोसेस क्या है कि कोर्ट क्या करेगा। तो देखो, कोर्ट डिक्री के एग्जीक्यूशन कराने से पहले जो मामले के पक्षकार हैं उनके विवाद को डिसाइड करेगा। आगे बात समझ। पहले निष्पादन करने से पहले क्या करेगा कि भाई डिक्रीदारों की भी तो लड़ाई होती है, वाद के पक्षकारों की, तो सबसे पहले उसे डिसाइड करेगा। तो ये जो निष्पादन से संबंधित पर्सन है इनका विनिश्चय करेगा। कहां पर? सेक्शन 47। किनका? बार वालों का नहीं। बार वालों का कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो या तो डिक्री के अटैचमेंट पे आएगा, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट पे आएगा, या उसके विक्रय पे आएगा। आगे बात समझ। अटैचमेंट पे आएगा या उसके सेल पे आएगा, दो जगह आएगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं बार वालों के, वो तो होते हैं ऑर्डर 21 रूल 58 में। अटैचमेंट का कोई क्वेश्चन है तो बार वाला कर रहा है तो वहां डिसाइड होगा। और कोई करना चाहता है तो ऑर्डर 21 रूल 89 90 विक्रय। लेकिन पक्षकारों की आपस की लड़ाई हो रही है तो डिक्री का एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट एग्जीक्यूशन करता है। तो सेक्शन 47 कह रहा है कि डिक्री की तीन बातों के संबंध में, किसके? निष्पादन, उन्मोचन, तुष्ट। देखो, निष्पादन का मतलब होता है जैसी डिक्री पारित की गई वैसे एग्जीक्यूट करा देना, तो निष्पादन। उन्मोचन का मतलब होता है 10,000 रुपए मेरे पास आपके खिलाफ डिक्री है, 10,000 रुपए की मेरे खिलाफ डिक्री है, तो वो उन्मोचन हो गया। और तीसरा हो गया दृष्टि, कि भाई कई बार क्या होता है कि मैं 10,000 रुपए की मांगता हूं, आप मेरे खिलाफ कोई चीज मांगते हो। मैंने कहा चाहे चीज सस्ती हो आपकी, मैंने कहा तुम तो उसके बदले एडजस्ट कर लो, तो आपने इसको बोल दे तुष्टि। तो डिक्री के पक्षकारों के, जो भी डिक्री के पक्षकार हैं, वाद के पक्षकार हैं, उनके बीच में डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित कोई भी पर्सन होता है, उसके लिए आपको अलग से सिविल सूट लाने की जरूरत नहीं है। जो डिक्री का निष्पादन कर रहा है उसी को समस्या बताओ,
नहीं तो ये काम तो रुक जाएगा और एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसलिए सबसे पहले ये जो ला रहे हैं इनका कोई क्वेश्चन है तो कोर्ट पहले वो डिसाइड करेगा, फिर पूछेगा आप आगे बढ़े, है कोई लड़ाई? वो कैसा कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री का एग्जीक्यूशन कराएगा कोर्ट। अब कौन कराएगा? कोर्ट कराएगा। कैसे कराएगा? कहां दे रखा है? एग्जीक्यूशन के तरीके कहां बता रखे? 50। तो इसका उत्तर कहां दे रखा है? तो भाई कोर्ट के पास डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए आ रही है तो एग्जीक्यूशन कोर्ट कैसे कराएगा, इसका उत्तर कहां दे रखा है? सेक्शन 50। क्या दे रखा है कि सबसे पहले अगर कोई चल संपत्ति या धन संबंधी कोई डिग्री तो उसके परिधान किसके द्वारा? डिलीवरी के। भाई चल संपत्ति जिसमें धन भी शामिल है ना, या किसके द्वारा? धन के डिलीवरी के द्वारा, है ना, संदाय प्रदाय करके। पहला तरीका। अच्छा अच्छा, हाँ ये 51, ये 51 है ना। फिर उसके बाद में दूसरा, ठीक, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कि अगर प्रॉपर्टी से संबंधित मामला है तो स्थावर संपत्ति है ना, तो उसकी कुड़की या विक्रय या कुड़की सहित विक्रय। तीसरा, निर्णित ऋणी की गिरफ्तार। ठीक। और सिविल कारागार में भेजकर। फिर चौथा, रिसीवर की नेक्स्ट कहां गया? रिसीवर की नियुक्ति। तो ये चार तरीके बता रखे हैं जिससे एग्जीक्यूशन कौन करेगा, और लास्ट में ये लिख दिया पांचवा, इनमें से कोई या अन्य किसी तरीके से। इन पांच तरीकों से। अब एक बात बताओ, इन सारे तरीकों में फंडामेंटल राइट का वोलेशन कहाँ होता है? अगर गलत हो जाए तो फंडामेंटल राइट का वोलेशन कहाँ होता है? भाई क्रिमिनल मामला तो नहीं, क्रिमिनल मामला है तब तो गिरफ्तारी जरूरी है। भाई जैसे आपने सुबह कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संसद सदस्य है उनको अधिकार है कि सिविल डिक्री के एग्जीक्यूशन में जब सत्र चल रहा हो उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में अरेस्ट नहीं किया जाए, तब तक दूसरा सत्र नहीं। लेकिन क्रिमिनल मामले हैं तो उसमें अरेस्ट किया जाए, यहां तक कि स्पीकर से परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं। सिविल रूल्स में दे रखा है अरेस्ट करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है कि भाई आपके सदन में एक आदमी कम हो गया, अब आप अपने हिसाब से वोट डलवा देना। आगे बात समझ में कि एक आदमी आपके सदन का कम हो गया, आप अपने हिसाब से क्या कर लेना, वोट डलवा। जैसे अभी एक बाप पार्टी है, आपसे भी बड़ी है बाप,
नहीं, आदिवासी कुछ इस नाम से बना रखी है ना, भारतीय ऐसे है ना, आदिवासी पार्टी है ना, तो ऐसे करके बाप के नाम से उसके विधायक को पुलिस एसीबी ने अरेस्ट किया रिश्वत के मामले में, 20 लाख रुपए की रिश्वत के मामले। तो एसीबी ने सीधा अरेस्ट किया, ठीक है। उन्होंने पहले भी स्पीकर को इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन जैसे अरेस्ट हुआ उसके बाद में स्पीकर को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई कुछ भी हो, मान लो उसको इन्फॉर्मेशन तो रहे कि भाई कल आपके यहाँ एक आदमी कम हो जाएगा, कोई भी शत्रु वगैरह समिति वाले को नोटिस, तो उनको इन्फॉर्म कर देता है कि भाई एक आदमी आपके यहाँ कल कम आएगा। सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। तो सिविल मामलों में अरेस्ट के बारे में जाना जाता है तो उसके लिए कारण होता है, तुरंत अरेस्ट का वारंट इशू नहीं करते, पहले उसे नोटिस देगा, बुलाएगा और ये पूछेगा भाई आप इसके पैसे दो या पैसों की प्रतिभूति दो, और अगर वो नहीं दे रहा है तो उसे अरेस्ट करेगा और फिर उसके बाद जेल भेजेगा। ये तो प्राइमा फेसी है। लेकिन सेक्शन 51 में कुछ कंडीशंस बताई कि भाई साहब फरार होने वाले हैं। अब जो आदमी फरार ही हो रहा है उसको नोटिस देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि इन परिस्थितियों में डायरेक्ट नोटिस जारी किया जाएगा। कब? वैसे प्रोसेस क्या है, अगर किसी को डिक्री के एग्जीक्यूशन में अरेस्ट करेगा कोर्ट तो उसके लिए क्या करेगा कि भाई सबसे पहले उसे नोटिस भेजेगा, बुलाएगा, फिर पूछेगा भाई या तो इसके पैसे दो या जितने दिन में दे सकते हो इतनी प्रतिभूति दो। वो ना तो पैसे दे रहा है ना प्रतिभूति दे रहा है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, उसे अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद सिविल कारागार में जमा करवा देगा। लेकिन उससे कहेगा भाई साहब का खर्चा दे जाओ, ये दो आदमी लेके जाएंगे, वहां भाई साहब रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसका पैसा पहले जमा करा के। तो पहली किस्त तो कहाँ, कोर्ट में जमा होती है, बाकी दो किस्तें 3 माह से ज्यादा नहीं होता, कहाँ होंगी, जेल में पहली तारीख को अधीक्षक को जमा। अब फंडामेंटल राइट का था, इसलिए इन्होंने कहा कि डायरेक्ट अरेस्ट वारंट डिग्री के एग्जीक्यूशन में जारी नहीं किया जाए। कब? जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए क्या फरार होने वाला है। दूसरा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, को डिस्पोज हुए, ठिकाने में लगाने में लग रहा है। तीसरा, कि उसके पास पैसे हैं, साधन है, लेकिन नट्टा इतना है कि दे नहीं रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, अरेस्ट वारंट इशू बुलाएगा, फिर उसे सिविल कारागार में भेजेगा। आगे बात समझ रहे हो? तो ये डिक्री के एग्जीक्यूशन के क्या आ गए, तरीके आ गए। ये किसकी जिम्मेदारी आ गई, कोर्ट की आ गई कि इन तरीकों से डिक्री का क्या होता है, execution। ठीक है। अब इसके बाद एग्जीक्यूशन की अपील या रिवीजन वगैरह जा सकते हैं कोई? क्या, एग्जीक्यूशन के लिए ऊपर कोर्ट में रिवीजन वगैरह में जा सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूशन के लिए अपील वगैरह में चैलेंज किया जा सकता है क्या हाई कोर्ट वगैरह में इसको, अपील इसको एग्जीक्यूशन को? बेटा एग्जीक्यूशन, मैंने क्या बोला कल कि हमारे पास दो ऑप्शन है, निर्णित रीति तो एग्जीक्यूशन कराएगा और दूसरा कहाँ जाएगा, अपील में जाएगा। अगर अपील कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो एग्जीक्यूशन रुक जाता है, या नीचे वाले कोर्ट से एग्जीक्यूशन के लिए लगाया है और वो ये कहता है कि साहब मैं नहीं मानता इसको, मैं तो अपील में जाऊंगा, तो जब तक अपील की लिमिटेशन है तब तक एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाता है ना। और अगर अपील कोर्ट ने एग्जीक्यूशन को नहीं रोका है तो अपील भी चलती रहेगी और एग्जीक्यूशन हो जाएगा। समझ, जब तक कोर्ट रोकता नहीं तब तक एग्जीक्यूशन नहीं रोकता। जिसने डिक्री पारित किया वो भी रोक सकता है। कब? जब वो उससे कहे कि साहब मैं इसको नहीं मानता, मैं तो
अपील में जाना। ठीक है भाई, वो कहते इतने दिन हम रुक जाते हैं, बड़ों से ऑर्डर करवा लो, तो लिमिटेशन तक केवल रुकता है। फिर उसके बाद तो अपील कोर्ट करेगा तो ही रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। ये नहीं है कि अपील कर दी तो रुक जाएगा। फिर अपील कोर्ट ऑर्डर करता है कि रोक दो, मैं सुन रहा हूं, तब रुक जाएगा। अदरवाइज डिग्री का एग्जीक्यूशन तो आगे बात समझ। तो देखो हमारा क्या क्या था, चलो डिग्री का एग्जीक्यूशन पढ़ रहे हैं। डिग्री के एग्जीक्यूशन में हमने सबसे पहली बात क्या देखी, दूसरा भाई पहला तो, दूसरा क्या लेके जाएंगे, आवेदन क्या करेंगे, तीसरा कौन करेगा, किसके विरुद्ध करेगा। फिर उसके बाद में क्या अपने कोर्ट में पेश हो गया तो सबसे पहले कोर्ट उनके मामलों का निपटारा करेगा, उसके बाद में डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर करेगा। अब ये ऑर्डर तो ये हो गया, अब इनकी प्रोसेस क्या होगी। ऑर्डर तो हो गया, इनकी प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है कि इन्होंने ये बताया कि इन तरीकों से की जाएगी। तो इन्होंने कहा कि कौन कौन से मामले हैं जिनमें डिग्री का एग्जीक्यूशन किस किस तरीके से होता है। भाई ये 5 तरीके बताए, तो सिविल के वो मामले कौन से हैं, वो जो पांचों तरीके से होते हैं या अलग अलग तरीके से होते हैं। तो वो कौन से मामले हैं जिनमें डिग्री का एग्जीक्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, तरीके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि वह कौन से मामले हैं, जैसे स्थावर संपत्ति का मामला है तो डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे करवाएंगे, चल संपत्ति का मामला है डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे कराएंगे, धन के संदाय की डिग्री है एग्जीक्यूशन कैसे करवाएंगे। आगे बात समझ में। विवाह के पुनर्स्थापना की डिग्री है एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। टाइम परमानेंट इंजेक्शन की कोई डिग्री है उसका एग्जीक्यूशन कैसे करवाया जाएगा। इन तरीकों में से कौन कौन से मामले हैं उनका एग्जीक्यूशन किस किस तरीके से किया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि भाई अरेस्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस अपना जाएगी, अटैचमेंट कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस की जाएगी, और सेल कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस की जाएगी। बस यही है, इतना ही है डिग्री का एग्जीक्यूशन, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। बस 5 क्वेश्चनों का उत्तर आते ही तो डिग्री का एग्जीक्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन अपन कल करेंगे, है ना। 5 मिनट बाद फिर एविडेंस करेंगे।